एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आपसे भी अच्छे होंगे। एंड ये आपकी सीरीज़ में जिसमें मैंने बोला था कि मैं जितने भी आपके हाफ ईयरली का सिलेबस होगा उसकी एक वन शॉट सीरीज़ लेकर आऊँगी। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ़ वीडियोस में कवर करने का ट्राई करूँगी। और मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि ऐसे आपको वो चीज़ें भी जाननी चाहिए, PYQs या और भी क्वेश्चंस। सो मैं उसका मैंने पहले ऑलरेडी बना लिया वीडियो, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। सो लिंक देने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ वेट, एक कम से कम कुछ घंटे 24 घंटे का वेट कर लीजिएगा। उसके बाद लिंक अपडेट हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एपी से। सो एक्सरसाइज 5.1 का वीडियो मैं दे दूँगी नीचे, आप वहाँ जाओगे तो उसको अच्छे से समझ पाओगे डिटेल में कि मैंने क्या बोला है उस एक्सरसाइज में। सो नाउ कमिंग टू दिस एक्सरसाइज 5.2। नाउ इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपली बेसिक एपी। अगर आप एबी पढ़ रहे हो तो आपको कुछ फार्मूलाज आने चाहिए, जैसे कि ए एन। अब ए एन जैसे हम लोग नाम सुनते हैं, इसको आप टी एन भी लिख सकते हो और ए एन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू दैट कि ये ए एन होता क्या है लास्ट टर्म। सबसे पहली बात ए पी क्या होती है। मान लीजिए कोई आपका नंबर का सीरीज़ है, मैं उसको यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रही हूँ। 2 4 6 8 10, ओके। और ये लास्ट तक तो भी पता नहीं, आप बोल सकते हो कि ये तो 2 का टेबल भी लग रहा है, बट हाँ 2 का टेबल है ये। एक वे में कुछ नंबर्स लिखे हैं, मैं उससे लिए हुए हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है। मैं चाहती तो मैं कुछ और भी लिख सकती थी या लिख भी सकती हूँ कि 2 के बाद 5 या 2 के बाद 3 होता है, ऑब्वियसली जो नॉर्मल सीरीज़ होती है आपकी। बट जब मैंने इस को लिखा तो नाउ एक देख रहे हो एक डिफरेंस बन रहा है। 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, यानी 2 का डिफरेंस है। हर एक के दो नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा ना। इट्स सबका डिफरेंस सेम है। ये सीरीज़ एक लिस्ट ऑफ नंबर बनी हुई है, उसको हम लोग सीरीज़ बोलेंगे। तो वो आपका एक कॉमन डिफरेंस से बनी हुई है, यानी एक के बाद इतने ही नंबर का डिफरेंस है, फिर उसी के बाद उतने ही नंबर का डिफरेंस है, तो इसी को ए पी बोलते हैं। आई होप इतना आपको सिंपल लैंग्वेज समझ में आ गया कि कोई एक ऐसी नंबर की सीरीज़ या लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कि एक के बाद जो दूसरा नंबर लिखा हुआ उन दोनों के बीच का डिफरेंस और तीसरे नंबर का डिफरेंस भी उतना ही हो। पहले से तीसरे का डिफरेंस नहीं, दूसरा लिख दिया, अब दूसरे से जो तीसरा होगा उनके बीच का डिफरेंस आपका यही इस वाला होना चाहिए, 2। नाउ डी निकालने का, कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करते हो, तो डी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पर एक चीज़ होगी कि हम लोग A1 माइनस A2 क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका कन्वेंशनल फॉर्मूला है कि आपको डी निकालना है तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे ना। और एक और बात, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रही है कि A2 क्या है, A1 क्या है या EN क्या है, हमने बात स्टार्ट की थी AN से, तो अब ये सब क्या है, क्या करेंगे इसका हम लोग, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो आपका पहले बार आया यानी फर्स्ट पोजीशन पर उसको हम लोग A1 बोलते हैं, या ए भी आप बोल सकते हो। सेकंड पे है उसको A2 बोलते हैं, ऐसे ही आगे भी बोलते रहते हैं। और लास्ट जो आपका आएगा इस सीरीज़ का जो भी नंबर होगा, यानी उसके बाद 2 से कोई डिविजिबल ही नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उस लास्ट वाले नंबर को AN। और जितने नंबर्स, मान लीजिए कि अगर आप इसको ही ले लो इस सीरीज़ को, ठीक है, यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8 10। तो इस सीरीज़ में अगर आप समझना चाहो A क्या होता है, D क्या होता है, AN क्या होता है, N क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहली बात, ये ए अब 2 आपका A1 है यानी फर्स्ट टर्म। नाउ यहाँ पर 4 A2 है सेकंड टर्म। अब उसके बाद मैंने यहीं तक नंबर लिया, कोई मैंने आगे डॉट 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 नहीं दिया, ठीक है। तो ये 10 आपका, ये इसका लास्ट टर्म हो गया AN। अब उसके बाद AN लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं AN से। अब आप बोलोगे 10 ही क्यों, आपको सीरीज़ कुछ भी गिवन हो सकती है, बस आपको देखना है उसमें लास्ट क्या है, नहीं है तो उसको फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ चाहिए A, N और D। तो D तो हमें पता चल गया कॉमन डिफरेंस। और एक बात अच्छे से याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा, ये हमेशा याद रखना। हम लोग नॉर्मली कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, पहले से दूसरे को घटा देते हैं, वैसा नहीं करना है, आपको सेकंड माइनस 1 करना है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है ना। उसके बाद N क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने नंबर हुए हैं, 1 2 3 4 5 हुए। तो ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n बोलते हैं, n इज इक्वल्स टू 5। आई होप इतना क्लियर होगा आपको ना। सिंपली वही तो करना है इस क्वेश्चन में, आपको a दिया हुआ, d दिया हुआ, n दिया हुआ, an कैसे निकलेगा, सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट करो और आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर बार यही वैल्यूज़ मिलेंगे, आपको कुछ भी वैल्यूज़ मिल सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको, जैसे इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू नहीं मिली, आपको n फाइंड करना होगा। अगर n फाइंड करना है और ये गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन a दिया हुआ, d दिया हुआ, an दिया हुआ है, a है ना। सो आपको ये तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा।
कि ए एन का फॉर्मूला ये होता है। एंड यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा माइंड से लॉजिकली सोचना भी होगा कि अगर ए एन दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और फॉर्मूले को याद करना होगा कि वो फॉर्मूला था। अगर मैं पुट करूँगी तो वहाँ पर एक टर्म की कमी हो रही है, डी जो नहीं दिया हुआ जो फाइंड करना है, तो इन सब वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगी, यानी डी नहीं एन है, हाँ, तो अगर इन सबको वहाँ पुट करूँगी, एन नहीं दिया होगा तो एन निकल जाएगा। ये आपको खुद से सोचना होगा। एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप एनसीईआरटी को ही प्रैक्टिस कर लो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि इसको हवा में उड़ा देना है। ओके, नाउ कमिंग टू दैट कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन 30 टर्म ऑफ द एपी। जैसे आपको ये एपी दिया है, आपको सिर्फ डॉट डॉट भी दे सकते हो और बोला गया कि इसका 30 टर्म निकालो। तो A30 कैसे निकालेंगे? आप वही AN वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो यहाँ पर A30 निकालने के लिए। आप बोलोगे AN तो लास्ट टर्म के लिए होता है, नहीं N है ना वहाँ पर, आप उसको लास्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो जब आपको पता नहीं है कि कौन सा टर्म पूछा गया, लास्ट टर्म पूछा गया है ना। तो वहाँ पर n रखा हुआ है, n एक वेरिएबल टर्म है, तो n की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और उस टर्म को निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, यस, हाँ। सो नाउ यहाँ पर 30 टर्म ऑफ द AP, सो 30 टर्म ऑफ द AP क्या होगा? हम लोग यहाँ पर AN के जगह पर A30, n के जगह पर 30 पुट करेंगे। तो ये जो हमारा AN का फॉर्मूला है A + n - 1 × d, तो A तो वही रहेगा, n के जगह पर 30 चला जाएगा, 30 - 1 × d। अभी हमने A और D कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक फार्मूला मैं आपको बताने का यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि A + 29d हो जाएगा। अब आप इजीली A और D की वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो आपका 30 टर्म यानी जो 30वें नंबर पर टर्म होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो वही तो आपको चाहिए क्वेश्चन में। एंड आप एक और तरीका भी कर सकते हो, आपसे 30 बोला गया है, 11 बोला गया है, तो इस फॉर्मेट में लिख कर डायरेक्टली वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हो। बस याद रखना चाहिए कि एक कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? आप इस फॉर्मूला पे मैंने पुट करके दिखा दिया। तो A11 पूछा है जैसे इस क्वेश्चन में, तो A11 क्या होगा? A + 10d कैसे होगा? मैंने निकाल कर दिखा दिया है आपको यहाँ पर। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है, ना यहाँ पर डी भी आपको फाइंड कर लेना। डी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अगर डी आपका माइनस में भी आ रहा है तो चलेगा। आई होप इतना क्लियर होगा ना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बता दे रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा फर्स्ट टाइम में कि इसमें करना क्या है। अब ये AP दिए, सबसे पहली बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसका हेडिंग ज़रूर पढ़ा करो। ठीक है, क्या दिया हुआ गिवन इन्फॉर्मेशन या क्या फाइंड करना, कुछ तो पता चलेगा ना, कुछ हिंट मिलेगा, देन आगे आप प्रोसीड करोगे, है ना। यस, सो यहाँ पर सिंपली से क्या करना है आपको कि AP है ये, और AP में आपको पहला दिया हुआ है, दूसरा बॉक्स है और थर्ड भी दिया हुआ है। इसका आगे कुछ नहीं है, तो इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं है मीन्स इस क्वेश्चन में ना। यहाँ पर आपको बीच वाला बॉक्स खाली दिया हुआ, उसको फाइंड करना है। तो अगर आप इसको समझोगे AP के सीरीज़ में, तो ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। आपको A दिया हुआ, A3 दिया हुआ, A2 फाइंड करना है। कैसे होगा? एक कैसे होगा वो अभी जस्ट सिंपली थोड़ा सा मैं एक बात बोलूँगी कि इस क्वेश्चन ना समझ में नहीं आता कि क्या करें पहले, इसलिए पेन हाथ में रखना है एंड उसके साथ सॉल्व करते चलना है। ठीक है, जब भी आपको A3 पता चल गया, तो A3 को हम लोग एक और वे में नहीं लिख सकते, A + 2d कैसे लिखेंगे? अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्यों लिखेंगे। वैसे A + 2d के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। 2d क्यों लिखा वो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, तो रिवाइंड करके देख लेना प्लीज़ वीडियो को। सो आपने A + 2d लिखा, अब आपको A की वैल्यू पता है, A और A1 सेम ही होते हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे कि यहाँ पर A + 2d = 26, यानी थर्ड टर्म है आपका। A की वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन होगा कि D की वैल्यू मैं निकाल दी क्यों। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आप AP सॉल्व कर रहे हो, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको लॉजिकली बनाओ और थोड़ा सा माइंड लगा कर बनाओ तो बन जाएगा ईजिली, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हमें A2 फाइंड करना है यानी सेकंड टर्म, वो क्या होता है A + d। अगर आप AN यानी A + n - 1 × d, तो n की जगह पर 2 रखोगे तो A + d ही आएगा ना उसका फॉर्मेट A2 का, जब उसको आप एक्सप्रेस करके लिखोगे। तो A + d हमारे पास A है लेकिन D नहीं है। अब D कैसे आएगा? D लाने के लिए हमने ये A3 को उस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, A की वैल्यू पुट किया और D लेकर आए, और उसके बाद सिंपली A2 A + d पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है और फोर्थ दिया हुआ है। फर्स्ट और थर्ड आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप? सिंपल सी बात है, अगर आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म फाइंड करना है तो पहला तो ए आपको पता होना चाहिए, ए नहीं पता है अभी, और थर्ड टर्म फाइंड करना है तो A + 2d। A + 2d अगर आपको फाइंड करना है तो
ए भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है। सिंपल सी बात है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यानी सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, उनको यूज़ करके आपको ए और डी फाइंड करना होगा। अगर आपके ए और डी आ गए तो आप फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आसानी से निकाल लोगे। अब ए और डी कैसे फाइंड करें, यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, इसलिए हर एक चैप्टर एक दूसरे से थोड़ा बहुत तो लिंक होता ही है, इसलिए प्रीवियस चैप्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, है ना। तो आप वन शॉट्स भी देख सकते हो, मैं उसका जल्दी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी, सो प्लीज़ देखने का ट्राई करिएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, A2 को आप A+D के फॉर्मेट में लिख सकते हो और A4 को A+3D के फॉर्मेट में। ना उन दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गए, उनको सॉल्व करो, यहाँ पर माइनस करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, 3D - D 2D, और यहाँ पर 30 नीचे था तो -10 होगा, तो D बराबर आपका -5 आ जाएगा। अब D आ गया है तो A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में D को रख दो, A की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास A और D आ गया तो सिंपली क्या करना है, हमें A1 और A3 निकालना था, तो उस फॉर्मूले पे पुट कर देना वैल्यूज, आपके आंसर आ जाएंगे। और इसी तरह से आपके इसके और भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं बोलूँगी वो एक बार आप ट्राई करके देखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बना कर देखना, कोई दिक्कत आई तो इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बॉक्स के टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। आपको बस दिमाग लगाना है कि अगर ये गया हुआ है और हमें वो फाइंड करना है तो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हमें उसको फाइंड करने के लिए, और वो कैसे आएगी, कुछ फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं तो वो भी कर लेना, ठीक है। सो ये हो गया है डन। अब चलते हैं आगे ना। उसके बाद जैसे मैं बोल रही थी एन के बारे में, नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या करोगे आप। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78, यानी कि आपको ये AP दी हुई है पूरी और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है, आपको टर्म ही पूछा गया है कि विच टर्म। नंबर ऑफ़ टर्म्स में आप स्पेसिफिकली वो भी टर्म निकाल सकते हो जिसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर A+n-1 × D वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा, उससे इक्वल टू करके 78 लिखना होगा। D आपको निकाल लेना होगा, ये D देखकर घबराना नहीं है कि D कहाँ है, A+n - D ये क्या हो गया, उससे नहीं घबराना है। सिंपल सी बात है, आपको पूछ रहा है कि जो 78 है, जो 78 जहाँ जिस नंबर पे, जिस जगह पे है इस AP में, उस AP का कौन सा नंबर मीन्स कौन सा नंबर ऑफ़ टर्म है वो, ठीक है। बस यही फाइंड करना था, आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन, उसके बाद फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स। सिंपली आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, यानी n फाइंड करना है आपको। लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, D निकाल लोगे, A+n - 1 × D फॉर्मूला पुट करना है और फाइनली आंसर मिल जाएगा, ओके। आई होप इतना क्लियर है। नाउ कुछ ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि चेक वेदर आपका ये जो टर्म है ये AP है या नहीं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग, ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, चेक करना है तो इसके लिए आपको n की वैल्यू चेक करनी होती है। मीन्स अगर अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, n की वैल्यू ला रही थी कुछ, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ था मीन्स कि 78 कौन से नंबर पर है। तो वैसे ही अगर आप 78 की जगह -100 लिखो और उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करो तो n की वैल्यू आपके पास आएगी 54.7। ना एक चीज़ मुझे आप बताओ, n यानी नंबर ऑफ़ टर्म, वो नंबर कौन सा नंबर पे है उस AP में। तो बहुत सारे नंबर होंगे, मतलब 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, यहाँ पे तो 54 तक पहुँच गया है, तो आप 60 तक ले लो। मान लो 60 नंबर्स हैं उस AP के लिस्ट में, सीरीज़ में, तो 54 प्लेस पर कोई नंबर हो सकता है या 55th पोजीशन पर, 55th पोजीशन पर कोई नंबर हो सकता है। बट 54.7 ये कौन सा पोजीशन हो गया, इस पर तो कोई पोजीशन पर नंबर हो नहीं सकता, बिकॉज ये पोजीशन में खुद ही इस्टेब्लिश नहीं करता है। तो इसलिए सिंपली अगर चेक करने वाला क्वेश्चन है तो उसको AN वाले फॉर्मूला से इक्वेट करके n की वैल्यू निकालनी है, और n की वैल्यू निकालने के बाद चेक करना है n अगर आपको फुल्ली पॉजिटिव आता है यानी 54 होता तो यस दिस इज़ अ टर्म ऑफ AP। बट यहाँ पर तो ये डेसिमल के फॉर्मेट में आ गया। कौन सा नंबर हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो ये 52.8 टर्म है, ऐसा तो कोई टर्म होता नहीं है, आपको फुल्ली पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता है। तो आप रीज़न में भी लिख सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या आपको समझने के लिए बस इतना समझो ना, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 54.7 होगा। नंबर तो होते हैं बट AP के लिस्ट में जो वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नंबर के फॉर्म में होते हैं, यानी ये 4th पोजीशन है, 5th पोजीशन है, वैसे 54.7 पोजीशन कहाँ से आएगी। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नाउ एक्सक्यूज़ मी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, ये सिंपली जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे देख लो, मैं इसको शॉर्ट बता देती हूँ कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। यानी कि 11 टर्म दिया हुआ है और 16 टर्म दिया हुआ है, आपको सिर्फ फाइंड करना है 31st टर्म यानी A31। अब A31 फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला पे आप लिख सकते हो A+30D है, A+30D लिखोगे, लेकिन आपको A+30D में वैल्यूज़ भी पुट करनी होंगी।
ए और डी के। अब ए और डी कैसे आएगा, आपके पास कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है कि 11th टर्म वो है और 16th टर्म ये है, तो उनसे आपको एक्सपैंड करके दो इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए डी की वैल्यू फाइंड करो और इसके बाद निकल जाएगी। बिल्कुल सेम था प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ईजी है ना। Now coming to next question कि an AP consists of 50 terms of which third term is इतना, लास्ट टर्म इज इतना, फाइंड द 29 टर्म। तो सिर्फ कंडीशंस आपको डिफरेंट होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक AP में है 50, यानी n इक्वल्स टू 50। और ये गिवन इन्फॉर्मेशन को भी आप थोड़ा लिख लोगे ना, तो आपके लिए भी ईजी होगा आगे सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है थर्ड टर्म यानी A3 इज इक्वल्स टू 12, तो A3 को आप A प्लस 2D भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लास्ट टर्म यानी AN, यहाँ पर लास्ट टर्म अब AN की जगह A50 पे लिख सकते हो, बिकॉज हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50। जो 50th टर्म है वो आपका 106 है, तो इसको जस्ट अब उसके बाद क्या करना है, फाइंड द 29 टर्म। तो आपको तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 59th और 50th टर्म है ना। सो वो चीज़ें दी हुई हैं, तो क्या करोगे आप इसमें, अगर आपको यहाँ पर 29 टर्म फाइंड करना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में 29 टर्म फाइंड करना है, तो A29 को फाइंड करने के लिए आप उसको लिख सकते हो फॉर्मूला पे A + 28D। तो आपको A और D की वैल्यू चाहिए होगी, बट क्वेश्चन में ये तो गिवन नहीं है कि A और D क्या है। तो सिंपली क्या करना है, बस ये जो दो गिवन इन्फॉर्मेशन है इनको एक्सपैंड करके दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करना है, A और D की वैल्यू फाइंड करनी है और पुट करना है, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। सारे सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, ठीक है ना। उसके बाद द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP आर इतना, विच ऑफ दिस टर्म इज़ 0। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टर्म 0 है, आपको नंबर यानी nth वो नंबर ऑफ टर्म बताना है। सिंपली ये क्वेश्चन में आप थोड़ा सोचो, अगर कौन सा टर्म 0 है यानी n आपको फाइंड करना है, आपको दिया हुआ है थर्ड एंड 9th टर्म। तो जैसे ये क्वेश्चन था उससे ही कॉन्सेप्ट तो सबके सेम ही है, आपको बस थोड़ा सा सोचना है। A3 यानी A3 A + 2D भी आप लिख सकते हो, A9 A + 8D भी लिख सकते हो, A और D की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। अगर A और D की वैल्यूज़ आ गई एंड ये इसको -8 AN का फॉर्मूला पे आप उसको पुट कर सकते हो। AN इज इक्वल्स टू 0, क्यों 0, बिकॉज हमें पूछ रहा है n की वैल्यू, और n की वैल्यू अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो A + n - 1 × D वाले फॉर्मूले से ईजिली आ सकती है। तो AN हमें नंबर तो नहीं पता, भाई नंबर ही फाइंड करना है ना n, तो लेकिन हमें वो वैल्यू पता है कि उस टर्म के इक्वल कौन सी वैल्यू है, 0 है, मीन्स उस जगह पे उस नंबर ऑफ टर्म पे कौन सी वैल्यू है, 0 है, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। A और D फाइंड हो गई है, अब A और D फाइंड होगी तो n भी सिंपली फाइंड हो जाएगी, है ना। Now coming to question number 10, the 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7, find the common difference। It's so simple question। 17th term है वो exceeds its 10th term, यानी कि A17 जो है वो अपने A10 से 17th term 10th term से 7 ज़्यादा है, तो A17 - A10 इज इक्वल्स टू 7। आई होप इतना क्लियर होगा है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ट्राई करिएगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है ना। कमिंग टू दैट कि विच टर्म ऑफ द AP इज इतना will be 132 मोर दैन इट्स 59th टर्म। तो आपको विच टर्म, जब भी टर्म की बारी आई यानी कि सिंपली आपको n निकालना है, बट n निकालना है तो डायरेक्ट आप वहाँ पर n तो नहीं लिख सकते हो ना, उसको एक फॉर्मेट में लिखोगे AN के फॉर्मेट में, है ना। सो नाउ सिंपली सी बात है, AN के फॉर्मेट में लिखोगे तो वो एक्सपैंड होकर A और D आपको पता है, यानी AP दी हुई है तो आप A और D इजीली फाइंड कर सकते हो। और उसके बाद आपको n ही निकालना ना, कौन सा टर्म, विच टर्म, लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की, वो 132 ज़्यादा है उसके 59 टर्म से, तो A59 54 है आई थिंक, हाँ। A54 + 132 इज इक्वल्स टू AN। AN क्यों लिखा, बिकॉज हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड होती है, हमें वो स्पेसिफिकली टर्म नंबर चाहिए। तो A54 मीन्स क्या, क्वेश्चन को आप समझा आपने कि A कौन सा 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो सिंपली उसी को हमने जस्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, आप n फाइंड कर लो, हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दैट, two APs have the same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 terms। दो AP हैं, आप एक AP को A से डिनोट कर सकते हो, AP को स्मॉल a से, ठीक है ना। उसके बाद उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है, तो A बड़ा कैपिटल A 100 और स्मॉल a 100 इज इक्वल्स टू 100। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में आप लिखोगे तो इसके बाद सॉल्व करके आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आती है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि क्या होगा उनके 1000 टर्म का डिफरेंस, 1000 टर्म का, तो सिंपली A1000 - A1000 दोनों जो हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। आप सॉल्व करोगे तो
उसके बाद आपकी ये आई ए माइनस ए। अब a माइनस ए आ गई आपके पास। अब ये 999d, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके इक्वेशन सॉल्व करने के बाद a माइनस ए इज इक्वल्स टू 100 हमने कैसे लिखा, बिकॉज आपके पास ये वैल्यूज़ आई है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि 2 एपीज़ है तो उसके आपने डी कैंसिल आउट कैसे कर लिया, बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 एपीज़ तो हैं बट उनके कॉमन डिफरेंस सेम, यानी दोनों में डी की वैल्यू सेम है, तो आप 999d को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बच्चा क्या, a माइनस ए, और हमारे ऊपर में इक्वेशन में वैल्यू आ चुकी है a माइनस ए बराबर 100, तो वो भी 100 ही होगा। सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो कैसे फाइंड करोगे इसको आप, यानी कि सबसे पहली बात 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर के आपको खुद से यहाँ पर सोचना होगा कि अगर 3 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यानी 100 से स्टार्ट हो जाती है, बट 100 तो 7 से डिवाइड होता है नहीं है, तो आगे 101 होता है, नहीं होता है, ऐसे चेक करना है, थोड़ा डिवाइड करके, यहाँ पर नहीं करना है, रफ में करना है। तो 105 होता है, फिर उसके बाद 7 का डिफरेंस होकर 112 होता है, 119 होता है, ऐसे ही आपको चेक करना है। फिर और कि सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, मीन्स उसके बाद 4 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। तो 4 डिजिट स्टार्ट होने से पहले ऐसे कौन से 3 डिजिट नंबर हैं या कौन सा कोई एक भी जो कि 7 से डिविजिबल है, तो आप 998, 997 को डिवाइड करके देखो, अगर हो जा रहा है तो वो लिख सकते हैं। 994 होगा, वो डिविजिबल है 7 से। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, हाउ मैंने 3 डिजिट नंबर्स निकालना था ना, तो सिंपल सी बात है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी एन की बात हो रही है, एन निकालना होगा, तो एन के लिए आपको लास्ट टर्म भी चाहिए होगा। लास्ट टर्म यहाँ क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, ए भी चाहिए होगा, जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि डिवाइड होता है 3 से। अब उसके बाद डी भी चाहिए होगा, तो डी के लिए आप A2 माइनस A1 कर लोगे, आगे थोड़ा 1-2 निकाल कर यहाँ पर, और देन उसके बाद एन की वैल्यू फाइनली आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा ना। कमिंग टू दैट 14, ये भी इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 150। ओके, तो सिंपल सी बात है 4 के यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के, यानी ऐसे नंबर जो कि 4 से डिविजिबल होंगे 10 से, और 10 से लेकर 250 के बीच में। तो सिंपल सी बात है 10 से अगर 250 की बात हो रही है तो इसके बीच में कुछ AP बनेगी, है ना, जो कि 4 से डिविजिबल होगी। तो आपको स्टार्टिंग से भी देखना होगा और एंड से भी देखना होगा, बिकॉज हमें हाउ मैनी चाहिए, एन चाहिए, तो AN भी चाहिए होगा, लास्ट वाला जो नंबर जो कि 4 से डिविजिबल होगा 250 से पहले, और 10 के बाद, या 10 तो होता नहीं है तो 10 के बाद ही देखेंगे कोई ऐसा नंबर जो कि 10 से नहीं 4 से डिविजिबल हो। मीन्स सिंपल सी बात है 12 होता है, 16 होता है, उसके बाद 20 होता है, फिर लास्ट में आप 250 से चेक करोगे तो 249 तो होगा नहीं ना, 250 होगा, 250 को भी चेक कर लेना, बट वो होगा नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा, टोटल डिविजिबल नहीं होगा। तो लास्ट में आपका 248 होता है, और सिंपली फर्स्ट में ये होता है डी फाइंड कर लेना है, डी आपका 4 ही डिफरेंस रहेगा। अब उसके बाद AN का फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना, एन की वैल्यू आ जाएगी। आई होप अब तक क्लियर है आपको ना। इसके बाद हम लोग जल्दी से फटाफट डिस्कस करते हैं इसको आगे के क्वेश्चन को, एंड उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, लेट्स डिस्कस इट। नाउ कमिंग टू दैट, यहाँ पर दिया हुआ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एट द एंड टर्म्स ऑफ द AP इक्वल, यानी कि 2 आपको AP दी हुई है यहाँ पर, ये एक AP है और ये एक AP है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी n की वैल्यू है जिसकी वजह से ये इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल है, यानी AN ऑफ दिस और AN ऑफ दिस इज इक्वल। कैसे आपको n फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, पहला AP लेंगे हम लोग, उसमें A D जो भी फाइंड करना होगा, और AN का फार्मूला लेंगे, AN का फार्मूला लेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर nth टर्म की बात हो रही है ना, nth टर्म की, तो AN ही होगा, nth टर्म लास्ट टर्म, ठीक है। उसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग सेकंड AP के साथ करेंगे, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई ना। ये दोनों हमने दोनों इस AP के nth टर्म लिए ना, टर्म लास्ट टर्म की वैल्यूज़ ली। अब 2 क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की लास्ट टर्म की वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ n है तो उससे घबराना नहीं है। इक्वल करने के बाद आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको यही तो फाइंड करना था कि ऐसी कौन सी n नंबर ऑफ टर्म है, कौन सा पोजीशन है जिसमें मीन्स अगर दोनों AP में उस n की वैल्यू निकालेंगे, उस n टर्म की, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू 16, डिटरमाइन द टर्म AP, not term, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। यहाँ सिंपली आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, और उसके बाद सेवन्थ टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेवन्थ टर्म, कि 7 टर्म्स इज टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो लैंग्वेज में कि A7 और A5 के बीच का डिफरेंस है
12। कैसे समझा कि डिफरेंस बोला गया है, जो भी बोला गया है, जो 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, यानी 7 टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो कैसे पता चला कि 7th 5th टर्म से 12 ज़्यादा है? अगर 7th वाले में से 5th को हटाएंगे तो 12 आएगा, वही मतलब होगा ना इस लाइन का। तो इसी को A5 मैंने इधर प्लस में ला दिया है। उसके बाद आपको इसको भी एक्सपेंड करके आप लिख सकते हो, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर। इसके बाद आप इसको एक्सपैंड करना होगा। तो एक्सपैंड क्यों करना होगा? बिकॉज हमें डी की वैल्यू चाहिए। डी की वैल्यू आ गई तो उसके बाद आप डी की वैल्यू को A3 में पुट कर दो। आपने पुट कर दिया तो आपको इस क्वेश्चन में AP फाइंड करना है, फाइंड द AP, यानी वो लिस्ट ऑफ सीरीज आपको खुद क्रिएट करनी थी। तो वो कैसे क्रिएट होगा? A और D की वैल्यूज़ आएंगी तभी ना वो आगे बढ़ते जाएगा। A निकलेगा, फिर A2 निकलेगा, ठीक है। तो सिंपली वैसे ही करना है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ना इस ये भी कुछ एक सोचने वाला टाइप का क्वेश्चन है कि आपको 20 टर्म बताना है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और सॉल्व करने लगते हैं, बट यहाँ 20 टर्म यानी A20 फाइंड तो करना है, A20 नहीं फाइंड करना है, वो हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। इसको फाइंड करना है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। सबसे पहली बात कि जो जितने भी टर्म्स ऑफ AP होंगे, मान लीजिए जितने भी, उधर पीछे से अगर हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो जो 20 नंबर पर आएगा पोजीशन पर टर्म, वो टर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, अगर ये सब फाइंड करना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स पता होने चाहिए। अगर वो पता है, आपको AP दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स पता है, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो कि पीछे से 20th कौन आएगा, और 20 काउंट करना है इसको भी। जो आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे कितना है 51, तो 51 को भी काउंट करना है। फिर ऐसे काउंट करते करते जब आप 20 तक पहुँच जाओगे, 51, 49, तो वैसे करते करते फिंगर्स पर 20 तक पहुँच जाओगे, तो वो टर्म यानी E32 आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो पुट करके आप फाइंड कर लेना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है क्वेश्चन? इट सम ऑफ द 4th एंड आई होप इतना विजिबल होगा आपको। सम ऑफ द 4th and 8th terms of an AP is 24 and sum of the 6th and 10th terms is 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी A1, A2, A3 आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? सिंपल सी बात है, आपको पहले जो दिया हुआ गिवन इन्फॉर्मेशन उनको यूज़ करना है। A4 + A8 यानी टर्म्स दिए हुए ना, इनका सम, उसको अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, सॉल्व करोगे, तो ये कुछ सिंपलर फॉर्म में आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन दी हुई थी उसको सम करके लिखोगे, एक्सपेंड करोगे, देन ये क्वेश्चन आएगी। सिंपली दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। A और D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। A और D की वैल्यूज़ फाइंड आ गई तो आपको AP भी फाइंड हो जाएगा, यानी A1। उसके बाद उसमें D ऐड कर दो, उसके बाद एक और D ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा, यानी इसमें ऐड करना है D, ठीक है। ना कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बुक्स से, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दैट, शुभा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income? शुभा राव ने सब्बा राव, शायद आई थिंक कुछ मिस्टेक है, बट लीव द नेम राइट नाउ। आई सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ओके। या सिंपल सी बात है, क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में कि एक हैं पर्सन एंड उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था 1995 ईयर में। अब आप बोलोगे ये क्यों दिया? बस एज इट इज़ कहानी है, आपको जस्ट मेन कंटेंट को समझना है, ठीक है। तो आपको एनुअल सैलरी यानी साल में बनती थी इनको ₹5,000 उनकी सैलरी मिलाकर हो जाती थी, और हर साल उनके 200 रुपये बढ़ते थे। तो अगर स्टार्टिंग में थी, सबसे पहले सैलरी थी उनकी 5,000 और हर साल 2 बढ़ रहे हैं, तो A1 आप 5,000 ले सकते हो, और D हर बार 200 हर साल 200 बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है, ऐसे ही आपने AP क्रिएट कर ली कि पहले साल में 5,000 था, उसमें 200 ऐड हुआ, फिर इसमें भी 200 ऐड हुआ। अब उसके बाद आपको बतानी है कि ऐसा कौन सा साल है, यानी N आपको फाइंड करना होगा इसमें कि कौन सा ऐसा ईयर है जब उनकी सैलरी 7,000 हुई। तो N फाइंड करना होगा, उसको AN के वैल्यू फॉर्मूला यूज़ करके उसके इक्वेट कर देना है। एंड दैट्स अबाउट ऑल दिस क्वेश्चन। आई होप तक क्लियर होगा आपको। ना 20 मैं ऐसे बता दे रही हूँ वर्बली, ये सेम इसी का कॉन्सेप्ट है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय इतना। तो सबसे पहली बात, रामकली अपनी पैसे बचाती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, साल के पहले सप्ताह में ₹5, और उसके बाद हर सप्ताह वो अपनी सेविंग में, यानी फर्स्ट में 5 है तो नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें ₹1.75 वो बढ़ाती है, ज़्यादा सेव करती है। 5 + 1.75 यानी ₹1.75। अब उसके बाद इफ इट इन द nth वीक, जब nth वीक हुई यानी लास्ट वीक आप समझो, तो उसकी जो सेविंग्स बन गई इतनी रुपीज़। तो आपको बतानी है वो कौन से नंबर ऑफ़ वीक, यानी कितने नंबर ऑफ़ वीक्स हुए हैं, जितने मिलाकर जितने दिनों में यानी जितने वीक्स में उसने इतने पैसे जमा किए। सिंपल सी बात है, आपको A पता है, पहली बार उसने 5 किए थे, फिर वो हर वीक 1.75 बढ़ाते जा रही थी, तो 1.75 आपका D हो गया।
अब उसके बाद आपको एन फाइंड करना है। टोटल अमाउंट आपको दी हुई है, ये सामने है अमाउंट का, ये जस्ट दिया हुआ है कि जो यानी कि जो लास्ट था क्या बोलते हैं nth वीक, उसमें उसकी सेविंग हो गई 20.75। तो आपको बतानी है कि किस वीक में उतनी हुई, तो एन फाइंड कर लो। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज के, तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूँगी या आप सजेस्ट कर लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के लिए मैंने स्पेसिफिकली TYS के लिए बिल्कुल स्पेशल वीडियो बनाई है, तो आप चाहो तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। उसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।